आदाब। सबसे पहले जम्मू बुलेटिन देखने वाले दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम चाहते हैं इसी तरह से हमारा प्यार बना रहे। तो मैं हूं आपके साथ आयशा खान। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है, जिस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से काफी अलग थी। अगर हम दूसरी लहर की बात करें तो उसने पूरे मुल्क भर में, अगर भारत की बात करें, वहां पर भी कहर मचाया हुआ। जो हमारा जम्मू कश्मीर में, उसमें भी लगातार जो केसेस हैं वो देखने को मिल ही रहे हैं। उसी के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आम लोगों की बात करें वो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, उसी तरह से जो हमारी घर पे बैठी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके ऊपर भी कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ ब्लैक फंगस जो है अभी वो एक्टिव हुआ है जम्मू में। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रेणु शर्मा जी है, जो अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट है। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से जो कोरोना वायरस है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हार्मफुल है। मैम, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे जम्मू बुलेटिन में। थैंक यू। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लो इम्यूनिटी की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडीज में आमतौर पर लो इम्यूनिटी पाई जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आम व्यक्तियों पर कोरोना वायरस का इतना इफेक्ट है तो क्या जो हमारी घर पे बैठी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन पर किस तरह से ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कोरोना वायरस के? देखिए, प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी लो तो नहीं कहेंगे, अल्टर कहेंगे। और इसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो अभी तक स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो ट्रांसमिशन का रेट बाकी जनता में है वैसे ही प्रेगनेंसी में भी है। लेकिन हाँ, हम प्रेगनेंसी में ज़्यादा वरीड इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर दो जानों का मामला है। एक तो हम मदर के लिए वरीड हैं और दूसरा हम होने वाले बच्चे के लिए वरीड रहते हैं। इसलिए मेरी सभी प्रेग्नेंट फीमेल से यही एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को जहाँ तक हो सके कोविड की इन्फेक्शन से बचाएं। इसके लिए बाकी सभी के लिए जो जो प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं वही प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी हैं। उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क सही तरीके से और हमेशा पहने रहना है, और दूसरा हैंड हाइजीन रखनी है। इसके साथ साथ उनको अपने डॉक्टर से जब भी कंसल्ट करना है अपॉइंटमेंट लेके जाना है। दूसरा, कहीं भी ऐसे सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना। और जहाँ तक हो सके अगर उनको कोई छोटी मोटी समस्या आ भी जाती है प्रेगनेंसी में, वो अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन से, व्हाट्सएप या फ़ोन के द्वारा उनके साथ कंसल्ट कर सकती हैं। और पर मैं एक बात और कहूँगी, जो फीमेल्स को ये ध्यान देना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एक विज़िट बहुत ज़रूरी हैं उनको पर्सनली जाके मिलने के लिए। पहले तो हम 10-12 बार पेशेंट को बुलाते थे प्रेगनेंसी में, लेकिन अब कम से कम उनको तीसरे महीने में, 12 हफ्ते पे, 5वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें कि देखते हैं कि बच्चे के अंगों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है। टेटनस के इंजेक्शन ज़रूर लेने हैं, फिर एक बार 7वें महीने में और एक बार 9वें महीने में। कुल 3-4 बार जाके तो वो पर्सनली डॉक्टर से मिलें। और इसके अलावा अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं। इससे वो बड़ी हद तक उनको कोविड से बचने में मदद मिलेगी। जिस तरह से आपने खुद भी यहाँ पर कहा कि हॉस्पिटल विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे में अगर प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल जाती है उन्हें किन सब चीज़ों से एहतियात बरतनी है? देखिए, वो जब भी हॉस्पिटल जाती हैं तो उन्हें पहले मास्क पहना होना चाहिए। दूसरा ये है कि उनको जब जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी है डॉक्टर से, क्योंकि अगर वो अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे तो वो उनको एक प्रॉपर टाइम अलॉटेड होगा, और उस टाइम पे वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी। एक ये ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। और अगर किसी भी फीमेल को फीवर आ रहा है या उनके घर पर किसी और सदस्य को फीवर है या कोविड है तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना है। उनको इस दौरान अपने घर पर ही रहना है और डॉक्टर को वो फ़ोन पे कंसल्ट कर लें। जब उनका अपना फीवर सेटल हो जाए तो उसके 2 हफ्ते के बाद बीच में वो RT-PCR अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। और अगर उनको कोविड भी है तो तब भी वो फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर तो वो माइल्ड उनको इन्फेक्शन आती है तो तब तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सभी ऑलमोस्ट 95% केसेस घर पे ही ठीक हो जाते हैं, वो भी घर पर ही ठीक हो जाएंगी। और इस दौरान उनको अपना
ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से देखनी है, उनको अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड रखना है। अगर कभी भी उनको लगता है कि उनकी सैचुरेशन फॉल कर रही है 94% से नीचे, या उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उनका बुखार जो है वो टूट नहीं रहा, या एक बार टूट के फिर से आ रहा है, तो उनको तब ज़रूर किसी कोविड केयर सेंटर में कंसल्ट करना है। चलिए मान लेते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, ऐसे में उनके ऊपर कितना खतरा है और उनके होने वाले बच्चे के ऊपर किस तरह का खतरा है? जी, अगर तो कोविड आ भी जाता है, मैंने जैसे बताया, तो ज़्यादातर फीमेल्स जो होती हैं उनको, जैसे सभी लोगों को माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, 90-95% लोग घर पे ही ठीक हो जाएंगे। पर जो थोड़े से लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की 5-10% फीमेल्स को ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए अगर उनका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, उनको सांस की तकलीफ़ हो रही है और उनको बुखार टूट नहीं रहा है, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। और रही होने वाले बच्चे की बात, तो एक होती है वर्टिकल ट्रांसमिशन, कि माँ से बच्चे को इन्फेक्शन जाना। जो अभी तक स्टडीज़ आई हैं उनमें अब प्रोबेबिलिटी तो ये जता रहे हैं कि हाँ, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। ये ऑलमोस्ट 1% से भी बहुत कम के चांसेस हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेस में बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता। और दूसरा, इसके अलावा थोड़े बहुत केसेस में ये देखने को मिला है कि प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं, थोड़ा बच्चा कमज़ोर होने के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। पर इसके अलावा ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस में बच्चा ठीक ही रहता है। हाँ, अगर इन्फेक्शन सिवियर होती है, किसी भी अगर प्रेग्नेंट फीमेल को कोविड होता है तो उसमें उसको रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक प्रेग्नेंट फीमेल जिसको कोविड नहीं होता। उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो या उसको आईसीयू में एडमिशन करानी पड़े। अगर वो हॉस्पिटलाइज होती है या उसको आईसीयू में एडमिशन करानी पड़ती है, तब ये एक माँ और बच्चे दोनों के लिए मुश्किल की घड़ी है। मैम, इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर देखा जाए प्रेगनेंसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सब तो आम व्यक्तियों की बात करें वो अपने घरों में बंद है, इसी तरह से प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं किस तरह से अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर सकती, किस तरह से वो इन्वायरमेंट, जिस तरह से बोला जाता है कि आपको खुले वातावरण में रहना है, ऐसे माहौल में वो किस तरह से रह सकती हैं खुले वातावरण में? जी हाँ, जो आगे पीछे का माहौल है वो प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़रूरी रहता है। प्रेगनेंसी में अब लॉकडाउन की वजह से वो आगे पीछे घूम नहीं पाती हैं। एक तो सबसे पहले उनका घर पे सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उनके हस्बैंड का, उनके सास ससुर का, जिससे कि उनको कोई मेंटल टेंशन ना हो। अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा, उनको अब प्रेगनेंसी में ये भी है कि कोई वेट गेन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस, शुगर के चांसेस बहुत हो जाते हैं। इसलिए वो अपने घर पर ही, जैसे अपने आंगन में, अपने छत पे वो टहल सकती हैं। इसके अलावा वो मेडिटेशन कर सकती हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं जिससे कि उनका मन भी शांत रहे और साथ साथ में उनको हेल्थ पे भी कोई असर ना आए। इसके अलावा वो कोई अपनी हॉबीज़ फॉलो कर सकती हैं, कोई म्यूज़िक सुन सकती हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी में उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो और होने वाले बच्चे पे भी कोई असर ना हो। जिस तरह से टीकाकरण की अगर प्रक्रिया की हम बात करें वो चल रही है, बट कुछ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये अफवाहों का दौर है, कहा जा रहा है कि उनको नहीं लगवानी है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप एक डॉक्टर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपके पास, आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगी हमारे व्यूअर्स को कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो टीका करवा सकती है या नहीं? देखिए, अभी तक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हैं उसके हिसाब से प्रेगनेंसी में टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं। हाँ, जिनको प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चा हो गया है, जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं वो ज़रूर ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह की वैक्सीन्स ये लग रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो है वो किल्ड वायरस की वैक्सीन है, और जो कोविशील्ड है वो वेक्टर रिलेटेड है। तो ऐसी वैक्सीन्स, इस तरह की मिलती जुलती वैक्सीन्स पहले भी प्रेगनेंसी में दी जा चुकी हैं, उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना होने वाले बच्चे पे दिखे हैं, ना ही माँ पे दिखे हैं। लेकिन अभी हमारी बहुत सारी जो गायनेकोलॉजिस्ट की बॉडीज़ हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि जो सेकेंड वेव है उसको देखते हुए उनको अलो किया जाए। पर जब तक कोई वैक्सीन की कंपनी की तरफ से
और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, ऐसी गाइडलाइंस नहीं आती, तब तक तो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन करना अभी तक नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आपने अभी खुद कहा कि जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं वो लगवा सकती हैं, या प्रेगनेंसी की बात आप लगा सकते हो, कितने मंथ के बाद वो लगा सकते हैं, कितने हफ्तों के बाद लगा सकते हैं? जी, प्रेगनेंसी के बाद तो वो लगवा ही सकते हैं, तो जैसे ऐसे में कि कोई खतरा नहीं है? नहीं, प्रेगनेंसी के बाद कोई खतरा नहीं है, पर हाँ, अभी जैसे पहले तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में या ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं लगवा पा रहे थे, तो जब रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को की गई तो उन्होंने सभी सुझावों पे गौर किया और उन्होंने अलो कर दिया। हमें आशा है कि आने वाले हफ्तों में शायद प्रेगनेंसी में भी उनको वैक्सीनेशन अलो कर दें। मैम, अगर अभी के देखा जाए, इन अगर सालों की हम बात करें, कुछ सालों से सिजेरियंस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा पहले सिटीज़ में देखा जाता था, दूर दराज के इलाकों में नहीं देखा जाता था, बट अब जब पेशेंट्स वहाँ से आ रहे हैं, लगातार सिजेरियन हो रहे हैं, काफ़ी लोगों में भी हड़बड़ाहट है कि इतने सिजेरियंस हो क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या कुछ कारण है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक मैं सबसे बड़ा कारण ये मानूँगी कि आजकल स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हैं। कोई भी इंसान अपने घर हँसता खेलता बच्चा ही लेके जाना चाहेगा, तो अगर किसी को थोड़ी भी कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी में, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम्स भी प्रेगनेंसी में बढ़ गई हैं, जो पहले उतनी देखने को नहीं मिलती थी, जैसे कि डायबिटीज़ की एक प्रॉब्लम है, और बहुत सारे पेशेंट्स ओबीस होते हैं। इनमें कई बार नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस भी नहीं करती, और रहने सहने में भी आजकल गाँव में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे जो रहन सहन खान पान पहले शहरों में देखने को मिलता था, अब वही सब गाँव में भी है, इसलिए भी कई बार सिजेरियन उनका ज़्यादा होता है। और तीसरा ये है कि हमारे पास अब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं ले, अल्ट्रासाउंड होते हैं हमारे पास, लेबर के दौरान मॉनिटरिंग की मशीन्स आ गई हैं, जैसे सीटीजी मशीन। अगर उनमें कोई चेंजेस दिखाई देते हैं बच्चे की धड़कन में या कुछ, जो कि पहले उतने जल्दी पिक नहीं होते थे, तो उससे भी सिजेरियन की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। मैम, क्या कुछ कारण है जो हमारी युवतियों की बात कर लें, उनमें जो प्रेगनेंसी है वो लेट कंसीव हो रही है, या कहीं अभी भी लगातार कोशिश करते हैं नहीं हो पा रही हैं? क्या कुछ कारण रहते होंगे? देखिए, ये सारा जो चीज़ों का एक मेन कारण है वो लाइफ़स्टाइल है। आजकल सभी के शहरों में तो है ही है, इसके अलावा गाँव में भी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड चेंजेस बहुत सारे आए हैं। एक तो हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, उतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते लोग। दूसरा ये है कि खाने पीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसके कारण ओबेसिटी, मोटापा आ गया है पेशेंट्स को। दूसरा ये है कि लेट मैरिजेस होती हैं, सभी अपने प्रोफेशन अपने कैरियर में बिज़ी रहते हैं, और किसी भी फीमेल की जो सबसे ज़्यादा क्षमता है प्रेगनेंसी की वो 20 से 30 साल में है, तो अब मैरिजेस लेट हो रही हैं, और इससे भी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी होने में या बच्चा ठहरने में दिक्कत होती है। और बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ये थायराइड, ये भी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे। थायराइड वैसे ही हमारी इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पर इसके अलावा एक पीसीओएस करके कंडीशन है, वो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड एक डिज़ीज़ है जिसमें कि प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो ये एक तो लेट मैरिजेस की वजह से, बाकी लाइफस्टाइल की वजह से मैं कहूँगी कि ऐसा हमारे कुछ पूरे ओवरऑल सिस्टम में चेंजेस आ गए हैं कि इनफर्टिलिटी का रेट भी बढ़ रहा है। अगर प्री मेनोपॉजल अगर सिंड्रोम की हम बात करें, काफ़ी देखने को मिलता है जिस तरह से, आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे इसके लिए? अगर हम बात करें, लोग यूट्यूब पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या घरेलू उपचार या देसी दवाइयाँ कह लें लोग वो लेते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए?
देखिए, जो प्री मीनोपॉज़ल सिंड्रोम है, मीनोपॉज़ से पहले फीमेल में कुछ हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, मूड चेंजेस हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाते हैं। हॉट फ्लैशेस मीन्स कि एकदम शरीर से गर्मी निकलना, उनका वेट गेन शुरू हो जाता है। कई बहुत से लोगों में शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, या उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। या हार्ट पे उनका इफ़ेक्ट आता है, उनकी बोन हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट होती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो वो अपने खान पान का यूट्यूब से भी अगर उनको कोई एक्सरसाइज की टिप मिलती है तो वो ज़रूर उसे कर सकते हैं। तो अगर उसके अ, अलावा अगर दवाइयाँ या वो कुछ देख हाँ, के शुरू कर देते हैं अपने घर पे खुद ही नहीं, लेना? ऐसे नहीं, उनको पहले तो अपना खाने पीने का ध्यान रखना है। उनको खाने में जो है वो कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए, उनको ज़्यादा घी, तेल, मीठा इससे परहेज़ रखना चाहिए। और फल फ्रूट, साग सब्ज़ी ये ज़्यादा खानी है। वो अपनी डाइट में सोयाबीन, क्योंकि उसमें आइसोफ्लेवॉन्स करके एक केमिकल होता है जो कि माइल्ड उसका हार्मोनल इफ़ेक्ट होता है, वो ले सकते हैं। पर अगर उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे कईयों को मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या उनके हॉट फ्लैशेस जो हैं वो घर पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कोई एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब से उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। और बहुत सी माइल्ड सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ आइसोफ्लेवॉन्स, या कुछ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ देते हैं जिनके उनकी प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन तो किसी भी तरह से जो है वो ख़तरनाक ही साबित होती है, इसलिए उनको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ इस टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बाकी सभी बीमारियों के लिए भी एक बार आपका एग्जामिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि जो ये 45-55 ईयर्स की एज है, तो इस पे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क होता है। वो आपको सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी स्क्रीन कर सकते हैं। तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना चाहिए। देखा जाता है आप भी गायनो हैं कि आपके पास भी ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे मिसगैरेज के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी मतलब उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत मुश्किल होती है। आपको क्या लगता है ज़्यादातर क्या कारण हो सकता है जो आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, इसका एक कारण ऐसा नहीं हम बता सकते, बहुत सारे कारण रहते हैं जिससे कि मिसकैरेजेस होते हैं बार बार। और या उनको उसके बाद प्रेगनेंसी टिकने में दिक्कत होती है। कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम से लेकर, थायराइड, शुगर से लेकर, उनके कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, बनावट में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ किसी को अबॉर्शन होता है तो उसको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम, कोई पॉलिप की प्रॉब्लम हो सकती है। या एक हम पहले 3 महीनों की बात की जाए, अगर एबॉर्शंस होते हैं तो जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं। ज़्यादातर इसमें जेनेटिक कॉजेज़ ही हो सकते हैं। जो अंदर बच्चा बन रहा है, जो सैक बन रहा है, उसमें ही क्रोमोसोमल एनॉमलीज़ हैं, और कई बार ये जेनेटिक फैक्टर्स दोनों पेरेंट्स में भी हो सकते हैं। तो इन सब के लिए स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं या प्रेगनेंसी टिकने में दिक्कत हो रही है, तो वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो वो पहले उनको पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम उनमें निकलती है तो पहले उसका इलाज करते हैं, जिससे कि उनको जब आगे बच्चा ठहरे तो वो पूरे 9 महीने कंटिन्यू हो, और वो अपने हाथ में एक लाइव उनको एक साउंड बेबी हम उनको दे सकें। तो मेन ये है कि अगर किसी को भी बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं तो उनको ऐसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इवन किसी को अगर 3 बार भी एबॉर्शन हो जाता है, तो तब भी ये देखने में मिला है कि ऑलमोस्ट 65-70% को लाइव उनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए उनको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना इन्वेस्टिगेशंस कराएं, अपने टेस्ट करवाएं, और जो जांचों में प्रॉब्लम निकलती है उसके हिसाब से अपना इलाज करवाएं। मैम, जम्मू बुलेटिन के माध्यम से जो हमारी घर बैठी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, हम चाहते हैं कि एक शॉर्ट मैसेज हो जाए उनके लिए आपकी तरफ से।
मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि ये कोविड का टाइम है, इसमें सभी लोगों को बहुत ही एंग्शियस हैं कि क्या होगा, और प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो ज़्यादा एंग्शियस हो जाती हैं क्योंकि उनको अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे की भी चिंता है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि वो अपने जो भी सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाएं, कि पहले तो उनको कोविड की इन्फेक्शन ना हो, और अगर उनको इन्फेक्शन हो भी जाती है तो वो पैनिक ना करें, डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि 95% केसेस में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती और वो घर बैठे ही ठीक हो जाएंगी। और अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी उनको डरना नहीं है, उनको हॉस्पिटल जाके इलाज करवाना है, और इससे बहुत हद तक उनके और उनके होने वाले बच्चे पे कोई खतरा नहीं रहेगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणु शर्मा। वाकई में कोरोना वायरस के टाइम में ऐसी हेल्थी डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जम्मू बुलेटिन की व्यूअर्स हैं उनको ये हमारा हेल्दी टॉक पसंद आया। तो ऐसे ही आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे पेज जम्मू बुलेटिन को लाइक कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक हेल्दी मैसेज पहुंचे जो कि एक डॉक्टर ने दिया है, डॉक्टर रेणु शर्मा जी ने दिया। हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी आपके सामने ऐसे ही हेल्थी सेशंस लेके आएँ। तो हम चाहेंगे जिस तरह से हमारी जनता में प्यार देती है उसी तरह से देती रहे। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जम्मू बुलेटिन के साथ। आशिया खान, जम्मू से।